everyone, this is CACS Tejas Katari and with lots of energy, let me start with today's session. आज हम लोग बात करेंगे 2 month strategy to clear your CA Foundation examination. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या बीच बीच में पढ़ा है। देखो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, या तो जो स्टार्ट से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो क्लियर करेंगे, उनको पता होगा। बचे सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी, जो कि 80% जनता उसी कैटेगरी में होती है। दैट इज सेकंड कैटेगरी, जो बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में पढ़े थे लेकिन एंड में नहीं पढ़ रहे, या एंड में अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, डिस्ट्रैक्शन से डिमोटिवेशन हो रहा है, या हम लोग सिर्फ बीच बीच में पढ़ते थे, जब टेस्ट होता था होमवर्क करते थे, सिर्फ इतना ही हम लोगों ने किया है, ऐसा कोई खास पढ़ाई हम लोगों ने नहीं की, बट टेस्ट के लिए हम लोगों ने पढ़ा था बस। या तो तीसरी कैटेगरी जो सबसे चिल कैटेगरी है, जिन्होंने स्टार्ट से ही कुछ नहीं पढ़ा और अब हम पढ़ने वाले, हमारे सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, हमको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, हम लोगों ने लेक्चर सिंसियरली अटेंड करे थे, तो हम लोग तीसरी कैटेगरी के जिन्होंने कभी आज तक सेल्फ स्टडी किया ही नहीं। तो क्या अब हम लोग क्लियर हो सकते हैं या नहीं 2 महीने में? तो मैं सिंपल सा आपको जो वैलिडेशन स्टूडेंट्स को चाहिए होता है वो मैं दे देती हूँ। आप कोई भी कैटेगरी के रहो, आप लोग अभी भी क्लियर कर सकते हो 2 महीने में, प्रोवाइडेड आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखो और आप लोगों का एक बार पूरा मतलब टीचर्स ने सब कुछ पढ़ा के आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया हो, क्लासेस आपके सारे कंप्लीट हो गए, तो आपका स्टिल क्लियर हो सकता है। तो जैसे ही मैं ये बोल देती हूँ कि स्टिल क्लियर हो सकता है, तो अगला स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ आवर्स बैठना चाहिए पढ़ने के लिए सो दैट हम लोग क्लियर करें। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप ये कैलकुलेट मत करो कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आपने बैठने के बाद आप क्लियर होगे। आप ये कैलकुलेट करो कि कोई भी टॉपिक अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपको कंप्लीट करना है, तो आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स देने हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जैसे अगर आप मेरे भाई की बात करोगे तो वो 2 घंटे के पढ़ाई वो 1.5 घंटे में, सवा घंटे में, 1 सवा घंटे में कंप्लीट कर लेता था। लेकिन वही अगर पूछोगे तो 2 घंटे की पढ़ाई में 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेती थी। तो ये मत देखो कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको बैठना चाहिए, आप ये देखो कि आपको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से यू डिसाइड कि आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स की पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 8 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में कर रहे हैं, तो 4 घंटे आप मजे करो, आपकी इच्छा को, आपको जैसे टाइम यूटिलाइज करना है आपका विश, बट आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स कोई भी टॉपिक के लिए लगेंगे। ऐसा प्रॉपर एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपके पास होना चाहिए कि ये चैप्टर को कवर करने के लिए इतना, ये यूनिट को कवर करने के लिए इतना टाइम है, एंड देन यू डिवाइड इट अमंग द डिफरेंट, मतलब जो भी आपके नंबर ऑफ डेज है उसमें आप डिवाइड कर दो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मत पूछो कि क्या होगा या नहीं होगा, आप ये क्वेश्चन करो कि क्या आप करना चाहते हो या नहीं। अगर ये आप करना चाहते हो, आपके गोल्स क्लियर है, तो फिर गोल्स के ऊपर कुछ नहीं होता है। गोल्स अगर क्लियर है तो आप करोगे, ये भी क्लियर है। तो सबसे पहला, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितने नंबर ऑफ आवर्स कोई भी टॉपिक को कवर करने के लिए ऑन एन एवरेज लगते हैं, तो अगर एज अ टीचर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने जो आपको पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस लिया है वो अराउंड 450 टू 500 मैक्स, फैक्ट 500 बहुत ज्यादा हो गए, बट 400 टू 450 आवर्स में हम लोगों ने कवर किया था। तो 450 घंटे अगर आपको कवर करने के लिए एज अ टीचर अगर हमें लग रहा है, तो आपको भी उतना तो लगेगा ही। अगर डिटेल में सब कुछ आपको स्क्रैच से पढ़ना है तो 450 आवर्स तो लगने ही है। पॉइंट ये है कि आई अज्यूम अगर आप 10 घंटे कर रहे हो, आपको भी 450 आवर्स लग रहे हैं, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, ऑन एन एवरेज 450 आवर्स। तो 40, सपोज मान लो आप 10 घंटे बैठते हो तो आप 45 डेज में कंप्लीट करोगे, और 12 बचे हुए 15 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो। या फिर अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स बैठोगे तो जल्दी कंप्लीट होगा और ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा रिविजन होगी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर अप्रोच टूवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो सबसे पहला जो स्टार्ट से अच्छे से पढ़ रहा है वो तो वैसे भी पढ़ रहा है। बात आती है कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 वालों की, जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या तो फिर बीच बीच में पढ़े हैं। बाकी हमको नहीं पता है कि ज्यादा कुछ हमको आता है, ऐसा हमें पता है कि हमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, सेल्फ स्टडी आपने ज्यादा अच्छे से नहीं करी। तो ये जो 2 एंड 3 कैटेगरी के होते हैं उनकी मैं बात करती हूँ। जो स्क्रैच से करने वाले, मैंने पहले ही बता दिया, 45 डेज अगर आप 450 आवर्स कंप्लीट करने, आप देखो आप 12 घंटे बैठना चाहते हो, 10 घंटे बैठना चाहते हो, 14, कैसे आप कर रहे हैं आप डिसाइड करो, बट अभी भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरी कैटेगरी है जो बीच बीच वाली है, वो लोगों के लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो आपने बीच बीच में कंप्लीट किया था, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एलएलपी लेती हूँ तो हमने अराउंड 6 to 7 आवर्स में आपको पढ़ा था। आपको भी करने के लिए अगर फर्स्ट टाइम स्क्रैच से करना है और बहुत डिटेल में करना है तो 6 to 7 आवर्स लग सकते हैं।
लेकिन बिकॉज आपने टेस्ट के लिए पढ़ा होगा और वॉट एवर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे लगने चाहिए, तो आपके पास टाइम ज्यादा होगा एंड आपका प्रैक्टिस टाइम आपको कम लगने वाला है, मतलब टाइम ज्यादा है, मतलब आपका जो कंप्लीशन टाइम है वो कम लगेगा, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखो कि आपका भी क्लियर हो सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप लोग अभी क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने बस क्लासेस कंप्लीट करें अच्छे से एंड आपकी आत्मा भी वहीं पर थी जब आप पढ़ रहे थे, और आप मतलब मेंटली भी प्रेजेंट है, फिजिकली भी प्रेजेंट है, आपने सारे लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड करे, तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट कि माइंडसेट में सबसे पहले तो दिमाग में ये डाल दो, ये सोचो कि कैसे करना है, ये मत सोचो कि कैसे होगा। तो पहला हो गया ये स्टेप। दूसरा, वॉट एवर इज योर सिचुएशन, आप हमेशा जब भी स्टार्ट करो तो उन चैप्टर से स्टार्ट करो जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। जैसे अगर मैं लॉ की बात करूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज है, स्टार्ट विद दैट। तो 2-3 एक्ट अगर आपके कवर हो गए तो एटलीस्ट 40 मार्क्स तो आप खींच सकते हो, ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से चलो मान लो अज्यूम करो आपके लास्ट वाला कोई तो टॉपिक छूट गया, 10 मार्क्स का 12 मार्क्स का कोई भी टॉपिक है जो आपने कवर नहीं किया, तो एटलीस्ट 80% तो मार्क्स आपके हाथ में। बट आप 80 ऐसे प्रिपेयर करो कि आप 60 ठोक सकते हो। इट्स दैट स्ट्रैटेजी, इट्स दैट सिंपल स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा फॉलो करती थी कि 80 ऐसा लिखो कि जो जिसमें से आप 60 लेकर आओ, शायद 20 मार्क्स का आपको ना आए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो अब भगवान भरोसे छोड़ के जाना, वो एवरेज लिखना। अब इसमें भी आप ध्यान में रखना, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो जो सबसे बेस्ट आता है स्टार्टिंग में लिखो। उसकी वजह से क्या होता है ना, भले ही आपको एंड में जो नहीं आता है, ऊपर ऊपर का आपने पढ़ के आए थे मन से लिख दिया, भी आपको एक आध मार्क तो वहां पे मिल ही जाता है। तो ये ध्यान रखो कि जो सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, वो इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छे से आता है वो पहले लिखो, एंड जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो पहले करो। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि पढ़ने का तरीके में 2 तरीके से स्टूडेंट पढ़ते हैं, या तो वो नोट्स प्रॉपरली निकाल के पढ़ेंगे, या तो जो मेरे जैसे कैटेगरी के होते हैं जिनको प्रॉपरली नोट्स नहीं निकालना मतलब अच्छा लगता है, बट हमको जिस किताब से हमने पढ़ा है हमें वही किताब चाहिए, तो हम उसी किताब के इर्द गिर्द इतना कुछ कुछ लिख देते हैं जो सिर्फ हमें समझ में आए, और फिर हमें उसी में से रिवाइज करना होता है। तो आप या तो वो कैटेगरी करोगे या तो ये। अगर आप लोग बहुत अच्छे से लिखने वाले कैटेगरी में हो तो आपने स्टार्ट ही करना चाहिए था, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है, अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। दूसरा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बोला स्मार्ट वर्क। अब आपके पास हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है। अब आपको ये समझना होगा कि आपको सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। जब भी इवन जिन्होंने लिखा भी था उन लोगों ने आई होप सो पैराग्राफ में नहीं लिखा है, बिकॉज वही आप पैराग्राफ में लिखोगे तो नोट्स का कोई सेंस नहीं बनता। इमेजेस, चार्ट्स, कीवर्ड्स, वही से आपका सारा समरी बनता है। जो चीजें 20 पन्नों में है आपकी 4 पन्नों में आनी चाहिए, तब जाके बोल सकते हो कि आपने नोट्स लिखे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखो। एंड जो लोग उस कैटेगरी के नहीं, अब सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी, आपके पास अभी टाइम नहीं है क्लियरली कि आप हर एक चीज लॉ के एक एक सेक्शन वाइज लिखते बैठो, नोट्स निकालो, नहीं है। तो ये ध्यान रखो कि आपको उसी के किताब में इर्द गिर्द हाईलाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करते चलो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपको कीवर्ड्स जो होंगे वो दिमाग में रजिस्टर होते रहेंगे। एंड इकोनॉमिक्स के तो नोट्स लिखो ही नहीं। आप कोई भी कैटेगरी के हो, इकोनॉमिक्स के प्लीज नोट्स मत लिखते बैठना, क्योंकि उसका सेंस नहीं पता, बिकॉज एमसीक्यू है। हाँ, सो आपको याद नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए, तो ऑन द स्पॉट यू विल बी एबल टू आंसर। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपके पास इन्फॉर्मेटिव वाली चीजें होती है, जैसे 10th चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स और मे बी 8th चैप्टर एक मनी का, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम है, उनके जो उन्होंने एक मॉडल दिए थे उसके नाम है, उनके जो थ्योरीज है उनके नाम है, कब आया था उसका है, उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है वो है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो जब इन्फॉर्मेशन होता है उसको समराइज करना ये मैंडेटरी है। फिर तब आप किताब के ही इर्द गिर्द गंदा नहीं कर सकते, सिंपल। तो कहाँ पे आपने गंदा करके लिखना है, कहाँ पे नहीं, अगेन ये भी एक स्किल है, वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे प्लान करो, कहाँ पे नहीं, ये भी स्किल है, वो भी पता होना चाहिए। तो ये स्किल सारे धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे 10 चैप्टर हो गया, मैंने उसका समरी भी दिया था, अगर नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैंने डाल के रखा हुआ है। 10th चैप्टर का था, मनी वाले चैप्टर में जो इकोनॉमिस्ट जो मनी थियोरीज जो डेवलप करे थे उसका था। तो वो आपको समझना है कि वो इन्फॉर्मेशन का एक समराइज फॉर्मेट होना चाहिए, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और एग्जाम से वो जो 1.5 डेज होता है एटलीस्ट, वो तो आप देख के जाओ, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगा। वो सबसे बड़ा ताकि इतने सारी चीजें आपने बस 2 मिनट में कवर कर ली, ऐसी चीजें आपको समराइज करके रखनी पड़ती है। इकोनॉमिस्ट के नाम एक जगह पे होने चाहिए, अल्टरनेटिव नाम जो होते हैं, मैं हमेशा लिस्ट बनवाती हूँ, वो आपके एक जगह पे होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें वो ध्यान में रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्लीप, ईट, स्टडी, एक्सरसाइज। ठीक है, सोना अच्छे से। कुछ लोग सुबह पढ़ाई करते, कुछ रात में करते, वो आपका लुकआउट है, वो आप डिसाइड करो आपके लिए क्या सही लग रहा है, आपको वो आप फॉलो करो।
तो जब भी आप सो तो ध्यान से सोना, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। बहुत ज्यादा सोए तो दिमाग स्लो रहेगा, बहुत कम सोए तो दिमाग चलेगा नहीं। तो प्रॉपरली सोना, खाना सही तरीके से खाना, अवॉइड करना कुछ चीजें। दोपहर के टाइम पे मीठा अवॉइड करो, छाछ पीना अवॉइड करो, जिससे आपको नींद आए, ऐसी सारी चीजों को अवॉइड करो। 100% दबा के खा रहे हो, फिर पेल के सो रहे हो, वो चीजें अवॉइड करो। कुछ चीजें मतलब बेसिक, थोड़ी बहुत चीजें मतलब जो खाना चाहिए उतना हेल्दी खाना खाओ। ट्राई करो कि आपके जो भी खाने की चीजें हैं उसमें आप वो चीजें खाओ जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, जैसे अखरोट जैसी चीजें। क्यों? क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा पढ़ते हो उतना ब्रेन जितना ज्यादा यूज होता है, उतना मैग्नीशियम की जरूरत ज्यादा होती है ब्रेन को, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई होता है। तो वो चीजों पे मतलब ये बहुत छोटी चीज है जो स्टूडेंट को नहीं पता होती है और वो फोकस नहीं करते, आपको पता नहीं है ये छोटी छोटी चीजों से आपका कितना ज्यादा क्या बोल सकते हो, माइंडसेट चेंज होता है। और माइंड जितना शार्प रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा, उतनी चीजें अच्छी होती जाएगी। तो ये चीजों पे ध्यान दो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआई मॉड्यूल पे फोकस करो। प्रायोरिटी हमेशा आईसीआई मॉड्यूल की होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे। पहले मैंने टाइम वाला पॉइंट कवर किया, चैप्टर वाइज टाइम। दूसरा मैंने किया जिसका वेटेज ज्यादा है वो। उसके बाद मैंने नोट्स का तरीका बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने मतलब कवर करना चाहिए, सोना खाना वो वाली चीजें। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वाली चीजें हैं उसको कैसे कवर करोगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआई के मॉड्यूल को फॉलो करो। जो स्टूडेंट फेल होते हैं या तो वो लॉ टॉपिक में होंगे, या तो वो जो एवरेज होता है उसमें जाते हैं, या तो मैथ्स में जाते हैं। सो मैथ्स के लिए ट्राई टू सॉल्व एज मच सम्स एज यू कैन। मॉड्यूल कवरेज पूरा 100% रखना। एक रेफरेंस बुक भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी रेफरेंस बुक का, वो वाला रेफरेंस बुक कर देना, फिर मैथ्स में आप फेल हो ही नहीं सकते। उसके बाद जो लॉ वाली चीजें हैं, लॉ वाले टॉपिक में भी स्टूडेंट फेल होते हैं, तो जितना हो सकता है उतना लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, जितना यू विल राइट। और लिखना मतलब ऐसा नहीं कि एकदम अच्छे अच्छे से लिखते बैठ गए। डॉक्टर हैंड राइटिंग होना चाहिए, आपके अलावा किसी को नहीं समझना चाहिए, वो पेजेस रद्दी में जाने वाले हैं। इस तरीके से लिखते चलो, लिखते चलो, जितना लिखोगे उतना रजिस्टर होगा और उतना ही आपको पास होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। टारगेट कोई भी दो सब्जेक्ट जिसमें आप 60+ लेकर आओगे, सो दैट आप एवरेज में अटकोगे नहीं। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजीज को फॉलो करो, हार्ड वर्क मत करते बैठना सिर्फ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट में बात करने वाली हूँ वो है आपका मोटिवेशन। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट मतलब मैसेज भेजते हैं, मैम हम लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, प्लीज मैम मोटिवेट करो। तो ये मुझे सबसे ज्यादा खराब चीज लगती है स्टूडेंट्स की। क्योंकि आप लोग देखो, हम लोग बाहर से जो जितने भी टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे या जो भी मोटिवेशनल वीडियोस है वो दो चार मतलब जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। वो क्राइटेरिया होता है, मतलब वो चीज होती है जब आप बाहर से मोटिवेशन की बात करते हो। जिस टाइम पे आपने बोल दिया कि मैम मोटिवेट करो, इसका मतलब जीने के 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। आप लोग 4 दिन के लिए पढ़ाई करोगे, उसके बाद जैसे थे ढेर हो जाओगे, बाद में वापस से आपका चलेगा ऐसे स्लगिश एक्टिविटीज, धीरे धीरे करे हुए हो रहा है देखेंगे, ऐसा चीजें होती हैं। तो जितना आपका सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे खुद से। तो ये चीज पे ध्यान रखो कि आपको खुद से अगर पढ़ाई करनी है तो आपका सेल्फ मोटिवेशन सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। बाहर वाले लोगों के मोटिवेशन पे आपका माइंड डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा ट्रिक होता है आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखने का। आपके इमोशंस, आपके माइंड अगर आपके कंट्रोल में है, तो अगर आपने खुद के माइंड पे काम किया है ना, तो फिर आप अगर खुद पे काम कर सकते हो तो फिर आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। यही सारी स्किल्स आपको सीए सिखाता है कि पहले आप खुद पे काम करो, उसके बाद आप आपकी पढ़ाई पे काम करो, ताकि आप लोग क्लियर हो सको। तो माइंड पे काम करो। ये नहीं कर होना, ये थिंकिंग भी नहीं आना चाहिए कि कैसे होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, फिर ये पास हो गया, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, देखो अगर आप सपोज मान लो वर्स्ट सिचुएशन, आप ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होना आपके साथ, आपकी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली, फेल हो जाओगे। फेल हो गए तो जनवरी अटेम्प्ट तो वैसे ही देना है। बट व्हाट इफ यू क्लियर, अगर जस्ट बिकॉज आप 2 महीने पढ़ाई कर रहे हो मर मर के, व्हाट इफ यू क्लियर विद इन दीज 2 मंथ्स। तो आपको ये समझना है, आप ये सोचो कि अगर आप हायर द रिस्क हायर द रिटर्न का क्राइटेरिया लगाते हो, ये प्रिंसिपल लगाते हो, तो क्या होगा अगर आप क्लियर हो जाओगे। तो क्या पता आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आए। तो आप ये हमेशा सोचते हो कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा, जो आया है जो हमने पढ़ा है वो याद भी आएगा नहीं। बट व्हाट इफ जो आपने पढ़ा भी नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने लेक्चर में ध्यान दिया था, वो भी आप लिख पाओ। ऐसा भी होता है। तो आप लोग बस ये सोचो कि आपको बस कर्म करते जाओ, बस बाकी फल की चिंता मत करो। का मतलब ये नहीं कि आपने ये नहीं सोचना है कि हम लोग फेल मतलब सीए फाउंडेशन पास नहीं करना है। आप बस ये सोचो कि आपको बस करना है काम। ये आपको, आप आपका कर्म करते रहो, 1 डे एट अ टाइम, 1 आवर एट अ टाइम, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। वो एक सब्जेक्ट सोच रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में
ख्याल चल रहे हैं, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, वो चीजें मत करो। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो पूरा फोकस के साथ, सेल्फ मोटिवेशन हाई रख के, अपने माइंड पे कंट्रोल रख के। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, दैट इज योर माइंड सेट। उसके बाद बाकी सारी स्ट्रेटेजीज आती है। मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही पॉइंट पे बोलना था, एक तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क मत करो स्ट्रेटजीज पे, एंड दूसरा माइंडसेट। इसके अलावा लॉ को कैसे कवर करवाना है उसका मैं अलग से वीडियो बना के बात करूंगी, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि पहले खुद पे काम करो, तब जाके आप एग्जाम में क्लियर होगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करके जाएंगी, जिसके बारे में मैं बात करूंगी बट अगले वीडियो में। इन दिस वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।